हाँ स्टूडेंट्स, अब मैं आपको सिखाता हूँ कुछ नए सवाल, ठीक है। तो आइए कुछ नए सवाल देखिए। जैसे मान लीजिए कि मैं फ्लक्स के बारे में आपको एक और सवाल पूछ लेता हूँ कि सर ये सरफेस है, ये जो सरफेस है ना ये प्लेन है, जैसे मान लीजिए डिस्क है। अब ये डिस्क जो है वो इस तरह से प्लेन है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना वो ऐसे पास कर रही है, ऐसे इस प्रकार से। तो बेटा इसमें से एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं गई, एक भी अंदर नहीं गई, सारी ऐसे ऐसे पास कर गई। अरे जब सारी ऐसे ऐसे पास कर जाएगी, जब सारी ऐसे ऐसे पास कर जाएगी, इसमें एक भी नहीं जाएगी, तो फ्लक्स कितना आएगा? जीरो। तो एक्चुअली बेसिकली यहाँ पे जो हो रहा है वो कुछ इस प्रकार से हो रहा है कि जो सर फील्ड लाइंस है वो ऐसे जा रही है। गेटिंग माई पॉइंट? हो सकता है कि आपको नीट वाले कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे दें कि 37 डिग्री पर है। अरे पर है तो ऐसे ही ना, उसी प्लेन में, तो अंदर तो नहीं जाएगी ना, तो फ्लक्स कितना आएगा? जीरो आएगा। आई मेरी बात समझ में? यहाँ पे ऐसा ऑप्शन भी दिया होता है कि सर फ्लक्स है, ये तो दे रखा है अपने को ई नॉट, सर एरिया दे रखा है ए, ऑप्शन दिया होता है ए इंटू ए इंटू कोस 37, लेकिन वो गलत है। क्यों? क्योंकि लाइन तो अंदर जा ही नहीं रही। अरे मेरी बात समझ में, लाइन तो अंदर जा ही नहीं रही, तो वो तो उसी प्लेन में है ना, एरिया तो बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो फ्लक्स क्या आएगा? जीरो। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ नई चीज सिखाता हूं। अब आपको बेटा यहाँ पे जो दिख रहा है इस पे पहले इसको नोट डाउन कीजिए, ये है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ बेसिकली क्या है? गॉस लॉ है जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि जो फील्ड लाइंस सॉरी फ्लक्स है, फ्लक्स को हम लोग रिलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा टर्म क्या आ रहा है? ई डॉट डी एस इंटीग्रल मल्टीप्लर ऑफ साइक्लिक मल्टीप्लर ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्या आ रहा है यहाँ पे? ई डॉट डी एस बराबर क्यू इनसाइड, दिख रहा है आप लोगों को? क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ तो भैया, तो ये जो अपन ने लिखा है यहाँ पे कि हम लोग लिखेंगे इसको ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कई बुक्स के अंदर इसको लिखा होता है क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यह आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत कुछ सिखाएगा ये आपको। ये गॉस लॉ जो है वो आपको काफी कुछ सिखा देगा, और इवन आपको आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है अब तक की उसको काफी इजी भी कर देगा। तो पहले तो हमें समझना है कि बेटा सबसे पहली बात ये कि एक लॉ है। ये क्या है? एक लॉ है। तो लॉ जिन्होंने दिया उन्होंने बताया कि भैया एक लॉ है और ऐसा होता है। इसको उन्होंने बोला ये एक्चुअली है क्या देखा जाए तो, व्हाट इज ई डॉट डी एस, और ई डॉट डी एस होता है फ्लक्स। आई मेरी बात समझ में? और इसमें ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसका क्या मतलब है, ये आपको सिखाना चाह रहा है कि ये क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स की बात हो रही है। क्लोज्ड सरफेस है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक एरिया से, पूरे क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाले टोटल फ्लक्स की बात चल रही है यहाँ पे। ई डॉट डी एस इंटू ये वाला इंटीग्रेशन, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? दिस विल बी इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई मेरी बात समझ में? अब अपन इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं एक एक करके। तो पहले मैं आपको इसकी डिटेलिंग में समझाता हूं, आप इधर देखिए। इसे मान लीजिए बेटा, मान लीजिए, समझिए बात को ना। हाँ, मान लीजिए कि जैसे आपको दिया है, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। पहले तो आपको ये समझना है कि किसी भी चार्ज से, जैसे मान लो कोई चार्ज है Q, इससे कितना फ्लक्स बाहर निकलता है। भाई इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, यह हमें क्लियर है। अबे देखा है ना अपन, ग्राफिक्स में भी इतना देखा था, समझा भी था, आई ना बात समझ में? इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है हमें पता है। तो इससे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है बाहर, उसका जो टोटल फ्लक्स होता है वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बात आपको याद रखनी है, कुछ देर में आपको प्रूव भी कर दूंगा ऐसा क्यों होता है। बट ये होता क्या है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? तो समझना, अगर जैसे मान लीजिए कि ये जो टोटल फ्लक्स निकल रहा है Q अपॉन, फ्लक्स की बात कर रहा हूं मैं, किसकी? फ्लक्स की। तो ये निकलता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सर बात ये है कि अगर मैंने यहां पे एक चार्ज रख दिया Q, ठीक है, अब इस चार्ज में अगर मैंने यहां सरफेस बनाई इस प्रकार की, बट ये जो सरफेस है ये एक इमेजिनरी सरफेस है। कौन सी सरफेस है? इमेजिनरी। और इसका हम लोग नाम रख सकते हैं गॉसियन सरफेस। बहुत बढ़िया सर, गॉसियन सरफेस।
ये एक इमेजिनरी सरफेस है जिसका हमने नाम रखा है गॉसियन सरफेस। सर पूछा गया कि बताइए भैया इससे फ्लक्स कितना पास करेगा, इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो भाई ऑब्वियस बात है, चार्ज अंदर पड़ा है, टोटल बाहर निकलता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इस सरफेस से भी कितना बाहर निकलेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर सी बात है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, समझ में आ रही है मेरी बात है। तो अपन यहाँ पे आगे देख सकते हैं, अपन ने जगह बनाई, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जगह में अपन क्या देखने वाले हैं, ध्यान से देखिए आप लोग इस बात को, कि अब मेरी बात समझिएगा ध्यान से। अब मैंने क्या करा, उसी चार्ज के बाहर दोबारा एक सरफेस बनाई, जग 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 शानदार सरफेस बनाई अपन ने। देखो 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 देखो, आ रही है बात समझ में। अब मैंने क्या करूंगा, अभी तो ये स्फेरिकल सरफेस थी, मन किया, किसी बच्चे ने पूछा सर सरफेस अगर ऐसी हो तो यूं 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 रैंडम हो तो, मैंने कहा कोई बात नहीं। किसी बच्चे ने बोला कि सर सरफेस अगर ऐसी हो तो, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, सब सरफेस बनाएंगे अपन, सबकी इज्जत करेंगे, जितनी भी सरफेस सामने आती है हमारी, ठीक है भैया। किसी बच्चे ने बोला सर मैं तो ऐसी सरफेस बनाऊंगा, चक 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 चक, समझ में आ रही है ना मेरी बात है। ऐसे बॉल जो होती है वो सब तरफ से चुपती है, इस प्रकार की सरफेस बनाऊंगा, बना लो भैया, क्या फर्क पड़ता है। लो कोई सी भी सरफेस अपन ने बना ली, ऐसी बनाई, गोल गोल बनाई, जो जनरली अपन बनाते हैं, ऐसी बनाई वैसी बनाई। किसी को मन कर रहा है नहीं सर मैं तो ऐसी भी नहीं बनाऊं, मैं तो डिफरेंट बनाऊंगा। मैंने कहा क्या बनाओगे भाई डिफरेंट, उसने बोला मैं तो इसको क्यूब बनाऊंगा, क्यूबिकल सरफेस, उसके अंदर रख दिया। अब जितनी भी प्रकार की सरफेस थी, जितनी भी प्रकार की सरफेस, मैंने आपको बताया कि भैया एक चार्ज से टोटल फ्लक्स इतना निकलेगा। आई बस में टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी निकलेंगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई जैसे मान ले इस पॉइंट से टोटल 4 निकल रही है, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर। अब तूने यहाँ गोल गोल सरफेस मान ली, तो उस गोल सरफेस से कितनी बाहर निकलेंगी, 4। अब तुम कहते हो कि नहीं सर मैं तो स्क्वायर क्यूब मानूंगा, स्क्वायर क्या क्यूब मानूंगा, तो भाई उस क्यूब से कितनी बाहर निकलेंगी। अब इस चार्ज से अगर 4 निकल रही है तो क्यूब से भी तो 4 ही निकलेगी। आई मेरी बात समझ में। अगर तुम कहोगे नहीं सर मैं तो रैंडम सरफेस मानूंगा, ऐसी कुछ 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 कुछ, उससे कितनी निकलेगी, अब स्पेसिफिक 4 ही निकलेगी। अबे चार्ज से तो 4 ही निकल रही थी, तो उससे कितनी निकलेगी, 4। इसी प्रकार से अगर इस सरफेस की बात करो तो 4, इसकी बात करो तो 4। अबे तो सिंपल सी बात है, सरफेस कैसी भी हो टोटल तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही निकलती है। तो इससे फ्लक्स, किसी से भी फ्लक्स कितना निकलेगा, मैं लिख रहा हूं यहां पे, किसी का भी, क्या बात है, किसी का भी फ्लक्स कितना होगा, ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गेटिंग माय पॉइंट। किसी का भी फ्लक्स हो आएगा कितना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा ये बात हमने ध्यान से समझनी है कि किसी भी टाइप का सरफेस हो टोटल बाहर कितना निकलता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस छोटे से पिद्दू से पॉइंट पर से इतना टाइम क्यों खराब कर रहे हो, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि पिद्दू सा पॉइंट है इतना इंपॉर्टेंट ना, कि इससे सवाल बनते हैं भर भर के आपके नीट के एग्जाम के अंदर, इसलिए मैं इसके अंदर इतना टाइम लगा रहा हूं। तो एप्सिलॉन बराबर, और सबसे बड़ी बात है ये एक शॉर्ट भी है, ये इतना शॉर्टकट है कि इसमें मजा आ जाएगा। अभी जब सवाल करेंगे अपन, इससे बहुत आसानी से हम लोग बहुत अच्छे सवाल कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि टोटल कितना निकलेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा पहले इसको पूरा छाप लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई मैंने अभी आपको समझाया कि इस प्रकार से अपन अंदरूनी चार्ज के ऊपर लिख सकते हैं। अब मजे की बात पता है क्या है, मजे की बात यह कि अगर सरफेस से ऐसा स्फेरिकल होता और इसके अंदर रखा हुआ चार्ज जो था वो एक नहीं होकर 2 होते, तो भाई इससे कितना फ्लक्स निकला, Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। मैं लिख दूंगा, फ्लक्स जो निकला पहले वाले की वजह से वो निकला Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दूसरे वाले की वजह से
Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ओवरऑल फ्लक्स कितना निकला सर? ओवरऑल निकला Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है ना? सिंपल सी बात है यार ये तो। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज समझाता हूं। अपन ने सरफेस ले ली ऐसी, इस प्रकार की सरफेस ले ली, इसमें 3 चार्ज रख दिए, Q1 रख दिया, Q2 रख दिया, Q3 रख दिया। आई मेरी बात समझ में? अब बात करते हैं इससे कितना फ्लक्स निकला साहब। तो फ्लक्स निकलेगा इससे कितना, इससे जो लाइंस निकलेंगी बाहर की तरफ वो निकलेंगी Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे कितने निकलेंगी? Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे कितने निकलेंगी? Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। है सर इस वाले पे डाउट हो रहा है? ये तो Q3 जो था वो सरफेस के अंदर थोड़ी ना था, वो तो बाहर था। उससे टोटल कितनी निकली? निकलेंगे तो Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन उससे निकलने वाली सरफेस से कितने निकली? दोबारा सुन भाई। इससे निकली मान ले 1 2 3 4 5 6 7 8, पर सबकी सब जो भी इसमें से निकली वो इसमें एंटर करी और इसमें एंटर करके फिर से बाहर निकल गई। अबे आ रहा ना समझ में? तो इसमें एंटर भी करी और बाहर भी निकली। अगर एंटर करने वाले को मैं प्लस मान लेता हूं तो बाहर निकलने वाली माइनस हो गई। अगर मैं बाहर निकलने वाली को प्लस मान लेता हूं तो एंटर करने वाली नेगेटिव हो गई। तो भैया जितनी अंदर एंटर करी उतनी तो बाहर निकली। अरे आ रहा है ना भाई? जितनी अंदर गई इसमें उतनी ही बाहर निकली, ऑब्वियस बात है। और जितनी अंदर गई उतनी ही बाहर निकली, तो टोटल क्या हुआ? 0। तो भैया इसका फ्लक्स ये नहीं आएगा। बाहर वाले का जो फ्लक्स आएगा इस सरफेस से वो 0 आएगा। तो एक्चुअली फ्लक्स कितना हो जाएगा? एक्चुअली फ्लक्स हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब बाहर वाले का फर्क ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ अंदर वाले का फर्क पड़ेगा। अब अपन और देखते हैं, मेरी बात ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए बेटा, मान लीजिए मैं आपको 3 तरह के चार्ज लेता हूं। एक चार्ज मैं ऐसे लेता हूं आपको जो अंदर था, एक में लेता हूं जो भी अंदर था, एक में लेता हूं जो बाहर था। गेटिंग माय पॉइंट? तो भैया जी मुझे समझाइए पहले आप कि इस Q1 का चार्ज कितना होगा, फ्लक्स। तो फ्लक्स बाय Q1, किसी भी चीज का फ्लक्स क्या होता है? वो होता है E डॉट ds। अबे होता तो यही है एक्चुअल में, E डॉट ds, वो भी उसका पूरा मल्टीपल है ना, इंटीग्रल। दिस शुड बी इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम जानते हैं क्योंकि हमने अभी ये चीज सीखी है। अगर मैं बात करूं कि फ्लक्स बाय Q2, तो बेटा वो कितना आएगा? वो आएगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E डॉट ds। ये E किसकी वजह से होगा? ये 2 की वजह से होगा, वो 1 की वजह से था। अब 2 की वजह से सरफेस पे अलग अलग जगह क्या क्या अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, मल्टीप्लाई बाय ds, जो मैथमेटिकल फॉर्मेट है इसका, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है ना? अब मैं बात करता हूं तीसरे वाले की। तीसरे वाले के केस में Q3 अगर मैं लिखता हूं यहां पे फ्लक्स ड्यू टू Q3, तो बेटा उसको लिखूंगा तो मैं यही कि E3 डॉट ds। सही है ना? E3 डॉट ds। दिस शुड बी इक्वल टू, बाहर वाला है तो 0 होगा। अबे 0 होगा ना, बाहर वाले का तो 0 होगा। तो अगर मैं तीनों फ्लक्स को जोड़ दूं, अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, 1 2 3, 1 2 3, तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो देखिए क्या होता है। इधर आइए आप, इसको देखने के लिए इधर आइए, ध्यान से देखिए इसको। तीनों को मैं जोड़ रहा हूं तो मैंने लिखा कि सर लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा E1 डॉट ds प्लस इधर आएगा E2 डॉट ds प्लस इधर आएगा E3 डॉट ds, सारे वेक्टर क्वांटिटी है, इज इक्वल टू टोटल चार्ज, टोटल फ्लक्स Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट
Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस 0, क्योंकि तीसरे वाले का तो 0 था। तो इन तीनों को मिलाकर अगर मैं ds तीनों का कॉमन ले लूं तो भैया कितना आएगा, इधर आएगा E1 प्लस E2 प्लस E3, तीनों का वेक्टर सम। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस आइदर दे आर इनसाइड और दे आर आउटसाइड। मेरी बात ध्यान समझेगा, इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस आइदर दे आर इनसाइड और आउटसाइड डॉट ds। अंग्रेजी में दिक्कत हो रही तो हिंदी में बताऊं, ठीक है सुन ले। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बाहर वाले और अंदर वाले सारे चार्ज की वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दी नेट, तीनों का मैंने सम किया है। आई मेरी बात समझ में? डॉट ds बराबर कितना आएगा, टोटल देखो चार्ज कौन सा आ रहा है, बाहर का या अंदर का। और सर Q1 और Q2 तो अंदर के चार्ज थे, Q3 का चार्ज नहीं आया, तो चार्ज कौन सी आए, ओनली Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज सिर्फ अंदर का बट इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी। तो इसको एक्चुअल में ऐसा बोलते हैं कि जो अपन लिखते हैं यहाँ पे E डॉट ds, बेटा इस बात को ध्यान समझिएगा, मैं आपको लिखा भी दूंगा अपॉन, ये होता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वी कैन से इट इज Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब उस सरफेस से वो कितना एनक्लोज चार्ज था अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट साइड में आता है और लेफ्ट साइड में आता है E डॉट ds। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? क्या मेरी बात आपको क्लियर है? क्या पक्का समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना? तो व्हाट इज E डॉट ds? E डॉट ds है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मेरी बात ध्यान समझिएगा, एक्चुअली होता क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सब की वजह से है, पर चार्ज जो है वो सिर्फ अंदर का है। ये बात अच्छे समझ के रखिएगा आप लोग। बच्चों कई बार पूछ लिया जाता है गॉस लॉ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिर्फ अंदर वालों की होती है। बच्चा सोचता है यार चार्ज तो अंदर वाले का ही था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर वाले की होगी। अब ऐसा नहीं होता। क्या मैंने बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया? चल दोबारा बताता हूं मैं तेरे को। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ना वो सबकी होगी, चाहे वो अंदर बैठा हो, चाहे बाहर बैठा हो, ऊपर बैठा हो, नीचे बैठा हो, साइड में बैठा हो, पड़ोस में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो। लेकिन जो चार्ज होगा राइट साइड में वो सिर्फ अंदर वाला होगा। सर ये किसके अंदर की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं इस रैंडम सरफेस की, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। कौन सी सरफेस? गॉसियन सरफेस। तो आप पहले इसको यहां से पूरा नोट डाउन कीजिए बेटा, शानदार जबरदस्त। उसके बाद इसको नोट डाउन कीजिए। तो बेटा बेसिकली जो फ्लक्स आया है वो आया, सॉरी गॉस लॉ जो आया है, बेसिकली जो गॉस लॉ की अपन बात करेंगे, जो गॉस लॉ आया है वो कितना आया है? वो आया है E डॉट ds इक्वल्स टू Q इनसाइड या एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गेटिंग माय पॉइंट? इस प्रकार का हमारे पास में गॉस लॉ आया है। आइए मेरी बात समझ में। अब कई बार किताबों में ऐसा लिखा होता है या कई बार लोग लिखाते हैं कि भैया ये जो फ्लक्स है वो किस किस बात पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब है ना, इसके फैक्टर्स पूछते हैं किन किन बातों पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे मैंने आपको कहा कि अंदर चार्ज है Q1, ये किन पर डिपेंड करता है, इस तरह की बात है। अगर आप Q1 को यहाँ से अगर मान लें ये जो सरफेस है इसका सर्कुलर लेने की जगह, स्फेरिकल लेने की जगह अगर आप इसको सिलेंड्रिकल ले लोगे तो भी फ्लक्स की जो जितना पहले निकल रहा था वो सेम रहेगा। आई मेरी बात समझ में? लेकिन अगर आप अंदर का चार्ज ही बदल दोगे, Q1 से इसको Q2 कर दोगे, 2Q1 कर दोगे तो फ्लक्स बदलेगा। मेरी बात समझ में आ गई? चाहो तो आप नोट डाउन कर लीजिए। बाहर के सरफेस की जो शेप है वो चेंज करने से फ्लक्स नहीं बदलता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी भाषा में, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं अपन। अगला देखो, लिख लिया ना आप लोगों ने कि फ्लक्स चेंज नहीं करता है शेप बदलने से, चाहे वो स्फेरिकल हो, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, चाहे वो रैंडम हो, कैसा भी हो, फ्लक्स नहीं चेंज करता है अनटिल अनलेस अंदर का चार्ज सेम ना रहे।
अगर तुमने अंदर के चार्ज से छेड़खानी कर दी तो फ्लक्स में चेंज आएंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैंने एक और सरफेस ली है। अब मैंने क्या करा, अंदर का चार्ज सेम रखा, सेम चार्ज Q रख दिया, बट बाहर के चार्ज को मैं चेंज करे जा रहा हूं। कभी Q1 रखता हूं, कभी Q2 रखता हूं, कभी Q3 रखता हूं, कभी क्या रखता हूं, कभी ये रखता हूं, कभी वो रखता हूं, लेकिन जो भी छेड़खानी करता हूं बाहर करता हूं, अंदर नहीं करता हूं। तो भैया जी इस वाले सरफेस पर फ्लक्स का चेंज क्या आएगा? नहीं आएगा। अरे क्यों आएगा ये भैया चेंज? कि बाहर कुछ भी करो तुम, फ्लक्स होता कितना है, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर, जो अपन E डॉट ds लिखे उसमें E क्या होता है? E सबकी वजह से होता है, उसमें E में चेंज आएगा, बट टोटल फ्लक्स इज Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट मतलब इनसाइड चार्ज में कोई फर्क नहीं आया तो फ्लक्स में कोई फर्क नहीं आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कुछ दो बातें अपन ने और समझी है, तो इन दोनों को भी आप नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं जो सिखाने वाला हूं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप इसको देखो, इसको बोलते हैं अपन कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। ये कैसे चौक चल रही है यार। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको सजा सजा के रखा गया है। हालांकि इतना भी कुछ खास सजा नहीं है, बट फिर भी कह सकते हैं अपन लोग कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, पहले मैं आपको प्रैक्टिकली समझा दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा 3D में भी दिखा दूंगा। देखो, जैसे मान लीजिए ये पेपर है, अब इस पेपर के साथ मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने इसको ऐसे मोड़ दिया, ऐसे 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 मोड़ दिया इसको, शानदार ऐसे मोड़ दिया, बढ़िया मोड़ दिया। इसको कौन बना दिया? इसे भेलपूरी रख के खा सकते हैं अपन जनरली, लेकिन यहाँ भेलपूरी नहीं खानी, यहाँ अपन सीखना है, ठीक है। अगर आपको इसको देख के भेलपूरी खाने का मन कर रहा हो तो आप बाहर जाके खा सकते हैं आफ्टर क्लास, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन यहाँ पे, अरे यार, तो बेटा ये अपन ने बनाया है ऐसा, ये हमने ऐसा बनाया है, बहुत बढ़िया, शानदार। क्राफ्टिंग का काम तो जिंदगी में कभी आया ही नहीं। अब देखो अपन लोगों ने क्या करा, इस तरह से बना दिया, कौन टाइप का बना दिया। ये एक सॉलिड एंगल, देखिए अपन इसको 3D में भी दिखाएंगे, अभी देखिए, ठीक है। तो मैंने इस प्रकार का बना दिया इसको, ये कौन है। अब इस कोन में एक्चुअली क्या हो रहा है, ये है ना एक सॉलिड एंगल है। कौन सा एंगल है? सॉलिड एंगल। देख प्लेन एंगल क्या होता है, ऐसा होता है प्लेन एंगल भाई। ये थीटा है, ये 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, आधा पाई रेडियन, 1.5 पाई रेडियन, जो भी रेडियन, लेकिन डिग्री पर होता क्या है, ये प्लेन एंगल। कौन सा एंगल? प्लेन एंगल। स्पेलिंग तक गलत खोज रही है एंगल की, ठीक है भैया, प्लेन एंगल। अब बात होती है सर सॉलिड एंगल क्या होता है। बेटा जैसे किसी एंगल को मैं कोण के हिसाब से बात करूं, तो कोण तो यार सॉलिड 3D में होता है। अब इसका भी तो कुछ होता होगा ना, जैसे ये कोण है, अब इस कोण को देखो तो यार ये जो है, अब इसको मैंने ऐसे देखा ध्यान से, कुछ देर बाद इसको और खोल दूं तो इसमें और उसमें कुछ तो फर्क होगा ना यार। 3D में जो एंगल होता है इसको बोलते सॉलिड एंगल। मेरी बात समझ में आ रही है? सॉलिड एंगल, ध्यान समझिएगा। जैसे मान ले तुम्हें एक सिंपल सी चीज समझाऊं मैं, कि यहाँ पे बल्ब लगा दिया अपन ने, ऐसा देखा तुम लोगों ने, फोकस लाइट का बल्ब होता है, उससे लाइट निकलती है ऐसे, तो प्लेन में तो निकलती नहीं है, कि सिर्फ इस लाइन में जाएगी जो चद्दर की तरह, वो सब तरफ फैलती है। ये सब तरफ फैलने वाली लाइट है, ऐसे 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 कर करके, वो लाइट जो होती है ना, वो किस में होती है? सॉलिड एंगल में होती है। ऐसे ऐसे इस प्रकार से सब तरफ लाइट होती है इस प्रकार से। मेरी बात समझ में आ रही है? ये किस में फैल रही है? सॉलिड एंगल में। तो उसी को हमें समझना है।
अब सर ये जो कोण बनाया आपने, अगर मैं यहां से एक लाइन खींच को इसको अगर प्लेन एंगल भी बनाना चाहूं तो क्या वो प्लेन एंगल यहां थीटा आएगा? तो सर उस थीटा प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में क्या रिलेशन है वो निकाल लेते हैं। तो ये एंगल थीटा है, ये सॉलिड एंगल है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इसको जो डिनोट करते हैं अपन वो इससे करते हैं, ठीक है। इसको वैसे देसी भाषा में बोलते हैं ओमेगा, हर भाषा में ओमेगा ही बोलते हैं, देसी में भी नहीं, ओमेगा। आई मेरी बात समझ में? ओमेगा, ठीक है। तो इसको अपन ओमेगा से डिनोट करते हैं, इसको भी मतलब ओमेगा से ही डिनोट करते हैं। वैसे अपन इसको इस तरह का सिंबल रखना है। इसका और प्लेन एंगल के बीच में क्या संबंध है हम सिर्फ वो निकालने वाले हैं। तो वो होते हैं 2 पाई अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट नहीं होता यार, क्या कर दिया, 2 पाई अंडर ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा। गेटिंग माई पॉइंट? 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा, ये होता है अपना सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को नापते किसमें सर? इसकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट वो होती है स्टेरेडियन। जैसे अपनी वाली होती है ना, इसकी अपने थीटा की होती है रेडियन, इसकी होती है स्टेरेडियन। गेटिंग माय पॉइंट? अभी समझना, जैसे मैं एक काम करता हूं, मैं एक पॉइंट से निकलने वाली लाइट होती है, इधर 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 सब तरफ निकल रही है, 3D में निकल रही है, उस पूरे का निकाल के देखते चलो आ जाओ। जब पूरा 3D में निकलता है, पूरा सब तरफ निकल रहा है, सब तरफ, इधर से उधर से, तो भैया इधर से लेकर इधर तक पूरा इसका एंगल कितना हो जाएगा? सोचो इसका एंगल कितना हो जाएगा। इधर से गया, प्लेन एंगल की बात करूं, कच 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 90, कच 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 180। आ रही मेरी बात समझ में? तो पूरा एंगल हो जाएगा 180। तो बेटा पूरे के लिए जो सॉलिड एंगल होगा वो होगा 2 पाई 1 माइनस कोस 180 डिग्री। यह है पूरे के लिए, पूरे के लिए। आई बात समझ में? यह है पूरे के लिए, तो पूरी के लिए नहीं है, पूरे के लिए है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आएगा 2 पाई 1 माइनस कोस 180। तो बेटा कितना आएगा? व्हाट इज कोस 180? -1। तो लिख दूंगा मैं माइनस ऑफ -1 इंटू 2 पाई, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 पाई। ये हो जाएगा अपना शानदार सॉलिड एंगल। पूरे 3D के लिए सॉलिड एंगल होता है 4 पाई। आई बात समझ में? इसमें अपन और प्रैक्टिस सवाल करते हैं, तो उसके लिए पहले अपने को चाहिए जगह, तो अपन जगह ढूंढते हैं, है ना। आइए, जगह ढूंढने के लिए हम लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, कहाँ जगह बनाए यार? हाँ यहाँ बना दूँ, क्या बोलते हो? ठीक है आ जाओ। तो बड़ा जगह बनाते हैं, जगह अपन बनाई यहाँ पे, खच 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 खच, शानदार जगह बना ली, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है वो देखते हैं। अपन क्या करने वाले थे वैसे? हाँ, हम लोग करने वाले थे प्रैक्टिस सवाल। तो आइए प्रैक्टिस सवाल देखते हैं भैया, बहुत ही शानदार वाले। जैसे मान लीजिए कि ये एक कोण है, इसका जो एंगल है वो है 60 डिग्री। पूछा गया है सॉलिड एंगल कितना है। तो क्या रो बोल दूं, सॉरी रो क्या, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, ओमेगा, ओमेगा बोल दूं बराबर 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। भैया जी ध्यान दीजिए, 2 पाई, भाई और बहनों ध्यान दीजिए, आपके सामने आने वाला है सॉलिड एंगल 1 माइनस कॉस ऑफ 60। व्हाट इज cos 60 में? कितना होता है cos 60? कितना होता है? 1/2। तो अबे पता है ना cos 60 कितना होता है? तो 1/2 मतलब आधा, एक में से आधा गया तो आधा बचा, मतलब 1 माइनस 1/2 इज 1/2। तो वी कैन राइट 2 पाई इनटू 1/2। देन 2 से 2 खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, एक दूसरे को काट डालेंगे, तो बचेगा कितना? ओनली पाई। आई मेरी बात समझ में? ये रेडियन नहीं है, ये स्टे रेडियन है, अलग टाइप का रेडियन है। आई मेरी बात समझ में? और देखते इधर आओ। हाँ, जगह ढूंढते जगह ढूंढते जगह ढूंढते ढूंढते अपन यहाँ आ गए। क्या तुम्हें ये जगह दिखाई दे रही है, ये वाली? ठीक है, तो यह जगह बनाते हैं अपन। ये लो भैया, शानदार जगह बनाई अपन ने, काफी है, एक सवाल तो हो जाएगा।
मुझे पता है कुछ लोगों के दिमाग में जो कंफ्यूजन चल रहा होगा तुम्हारे दिमाग में कि सर ये समझ नहीं आ रहा, अच्छा खासा गॉस लॉ पढ़ रहे थे बीच में क्या पढ़ाने लग गए। अरे ये सही है, ये गॉस लॉ का ही पार्ट होगा। क्या है कि है तो मैथमेटिकल पार्ट है, पर अभी गॉस लॉ में डायरेक्टली यूज होएगा। ये एक तरह से शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी हमारे लिए, इसलिए मैं आपको पढ़ाने लग गया बीच में। ये बीच में नहीं पढ़ा रहे, सभी लोग पढ़ाते हैं, सभी लोग ऐसा ही करते हैं, ठीक है। ध्यान समझिए बेटा, अगर मान लीजिए ये जो अपना एंगल था बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा, खूबसूरत सा, इस एंगल की जो वैल्यू थी ये थी 45 डिग्री। पूछा गया है व्हाट इज ओम, सॉरी व्हाट इज, हाँ ओम भी बोल सकते हैं वैसे, व्हाट इज ओमेगा, है ना। तो ओमेगा कितना हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ 45। बहुत बढ़िया। कितना होता है कॉस ऑफ 45? 1/√2। तो लिख दो 2 पाई 1 माइनस 1/√2। चमत्कारी लोग कृपया 1 माइनस 1/√2 को 1/√2 मत कर देना। समझ में आ रही मेरी बात है? चमत्कारी लोगों से सावधान, है ना। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे आएगा 2 पाई, इसका एलसीएम ले लो तो कितना आएगा √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2। बस यही आंसर है बेटा, इसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा जरूरत पड़े तो √2 से 2 को काट दो, √2 बच जाएगा। उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको। फिर भी करना पड़े तो √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो पाई 2 माइनस √2 हो जाएगा, ठीक है। उससे ज्यादा तो नहीं हो पाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो आप यहां तक इसको लिख सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पे शानदार जगह बनाई। सबसे पहले आपने ये लिख लिया था, ये नोट डाउन कर लिया था आप लोगों ने? अगर ये नोट डाउन कर लिया था तो पहले आप इधर आइए, पहले तो अपना ये कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल नोट डाउन कीजिए। शानदार कॉन्सेप्ट है, पूरे के लिए लिखा है वो, बाकी सब तुम्हें पता ही है, ग्राफिक मैंने आपको दिखाए थे अभी, है ना। उसके बाद आपको करना है ये वाला, हाँ तो भाई देख लिया तुम लोगों ने सॉलिड एंगल। प्लेन तो बचपन से देखते आ रहे हैं, सॉलिड भी देख लिए वो, ठीक है। अब बात यह है कि तुम लोगों ने जो सीखा है आज सॉलिड एंगल, ये एक ऐसी चीज है ना, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब इस पे नहीं, क्वेश्चन तो फ्लक्स के ही बनेंगे, बट इससे सीधे आंसर आएंगे एक एक लाइन में। तो कैसे बनेंगे, कैसे होगा, कैसे एक लाइन में आंसर आएगा, कैसे डॉक्टर बनेंगे, जानने के लिए आते रहिए अकेडमी लर्निंग। और आप लोगों का आज मैं यही समाप्त करता हूँ लेक्चर। कल अपन देखेंगे ये चीज़ कैसे हो पाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह।